नमस्कार। आज हम उत्तर आधुनिकतावादी साहित्य को पढ़ते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा, उसके उदय, विश्व पर उसके प्रभाव और भारत पर उसके प्रभावों को हम पहले जान चुके हैं। उत्तर आधुनिकता को न चाहते हुए भी हमें पढ़ना और उसका सामना करना पड़ता है। सुधीश पचौरी इस संबंध में एक बात कहते हैं कि ये वाद जो हमारे सामने आ रहा है उसको आँख थू कहकर इससे पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। यह अवधारणा 20वीं शताब्दी की एक अवधारणा है जो पश्चिम से होती हुई भारत की ओर आई है और इसके बारे में गोपीचंद नारंग ये कहते हैं कि ये एक बहुलतावाद का दर्शन है जो केंद्र को विच्छेदित करता हुआ, केंद्र को विस्थापित करता हुआ, सर्वसत्तावाद, समग्रता को तोड़ता हुआ, क्षेत्रीय अस्मिता और अन्यत्व को महत्व देते हुए और पाठक को भागीदारी देते हुए आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्तियों को हम ठीक से पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लें कि आधुनिकता की क्षमता का नकार, विकेंद्रीयता, प्रबोधन, परियोजनाओं की क्षमता को अस्वीकार करना, बहुलतावाद, अर्थ की अनिश्चितता, कला और साहित्य की शुद्धता, पवित्रता पर चोट, पैरोडी और पैस्टिज, नव इतिहासवाद, इस प्रकार की बहुत सारी बातें उत्तर आधुनिकता ने कही है। उत्तर आधुनिकता जो 1925 में ही यूरोप में शुरू हो गई और कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में शुरू होकर के साहित्य के क्षेत्र में प्रवेशित हो गई। भारत में कोई भी विचार जल्दी से नहीं आता, उसे आते आते समय लगता है। यहाँ उत्तर आधुनिकता को आने में काफ़ी समय लगा। 1980 के आसपास हम ये मानते हैं कि उत्तर आधुनिकता भारतीय साहित्य में दिखाई देने लगी थी। कविता, उपन्यास, नाटक, इन तीन विधाओं में हम उत्तर आधुनिकता के प्रभावों को देख सकते हैं। तो इन प्रभावों से युक्त जो साहित्य अब हमारे सामने आ रहा है उसको हम उत्तर आधुनिकतावादी साहित्य कह रहे हैं। ऐसे साहित्य के बारे में भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विद्यार्थियों को इस बारे में जानना होगा। तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ उपन्यास साहित्य। ऐसा वो उपन्यास साहित्य कौन सा है जिसमें उत्तर आधुनिकता के दर्शन होते हैं? उनमें सबसे पहले मनोहर श्याम जोशी है, जिनके उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा से ही उत्तर आधुनिकता का शुरुआत माना जा सकता है। वैसे इससे पूर्व भी विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, इस उपन्यास से भी उत्तर आधुनिकता का प्रारंभ मानने के लिए भी दावा किया जाता है। मनोहर श्याम जोशी के अन्य उपन्यास भी हैं जिनमें कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, इन सब में उत्तर आधुनिकतावादी लक्षण देखे जा सकते हैं। इसके बाद सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास मुझे चांद चाहिए ने समीक्षकों और आलोचकों की दुनिया में बहुत बड़ा तहलका मचाया। ये उत्तर आधुनिकतावादी लक्षणों से युक्त एक बड़ा उपन्यास है और इसकी चर्चा बहुत दिनों तक साहित्य के क्षेत्र में रही। आगे है पंकज बिष्ट। पंकज बिष्ट का उपन्यास है लेकिन दरवाजा। लेकिन दरवाजा, इसमें भी उत्तर आधुनिकतावादी लक्षण है। आगे विनोद कुमार शुक्ल, इनका उपन्यास है खिलेगा तो देखेंगे। नेक्स्ट
उदय प्रकाश की पीली छतरी वाली लड़की, पाल गोमरा का स्कूटर, ये दोनों उत्तर आधुनिकतावादी। नेक्स्ट, कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, कुछ लक्षण उत्तर आधुनिकतावादी हैं। मन्नू भंडारी, महाभोज, उत्तर आधुनिकतावादी, कुछ लक्षण इसमें भी दिखाई देते हैं। विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर। इसके बाद वीरेंद्र जैन का उपन्यास है डूब, काफी कुछ उत्तर आधुनिकता के प्रभावों से युक्त उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, बहुत कुछ उत्तर आधुनिकता के लक्षणों से लिए हुए। श्री प्रकाश मिश्र, जहां बांस फूलते हैं। आगे हैं मैत्रेयी पुष्पा, चाक, कृष्णा शोभती, समय सरगम, राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई, चित्रा मुदगल, आमा, ममता कालिया, बोलने वाली औरत और बेघर, दो, प्रभा खेतान, आओ पेपे घर चले। इन उपन्यासों में या तो उत्तर आधुनिकता के लक्षण शुरुआती या मध्यम दर्जे के हैं, और या ये पूर्णतः ही उत्तर आधुनिकता को समर्पित उपन्यास हैं। इसके बाद जिन विधा में सबसे ज्यादा उत्तर आधुनिकता के दर्शन होते हैं वो नाटक है। नाट्य साहित्य में जो प्रमुखता से हमारे सामने आ रहे हैं वो है मोहन राकेश का आधे अधूरे। ऐसा भी माना जाता है कि आधे अधूरे से ही नाट्य साहित्य में उत्तर आधुनिकता का प्रारंभ होता है। उसके बाद अगले नाटककार है रमेश बख्शी, देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, तीनों में ही उत्तर आधुनिकता के लक्षण दिखाई देते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, इनका नाटक है रोशनी एक नदी है। डॉक्टर शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, कोमल गांधार। और अगले है सुशील कुमार सिंह, जिनका है चार यारों की यार। और इसी क्रम में अंतिम है सुरेंद्र वर्मा, इनके काफ़ी नाटक हैं जिनमें है द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शकुंतला की अंगूठी और आठवां सर्ग। उत्तर आधुनिकता के लक्षण हम इन पर आरोपित करते हैं या इनमें से ढूंढ कर लाते हैं, इनका कारण थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं। जैसे हम बात करें डॉक्टर शंकर शेष के नाटक कोमल गांधार की, यहाँ हम गांधारी के विषय में इस नाटक को पाते हैं। गांधारी के बारे में अब तक जो नाटक लिखे गए या कथाएं लिखी गई या उसके बारे में जो मान्यता रही है माफ कीजिए, वो ये माना गया कि गांधारी को जब पता चलता है कि उनके पिता ने धृतराष्ट्र के साथ उसका विवाह तय कर दिया है और धृतराष्ट्र अंधा है, उसको बहुत दुख होता है और फिर उस दुख में वो अपनी आंखों पे सदा सर्वदा के लिए पट्टी बांध देते हैं और जीवन भर उसी दुख में जीवन काट देते हैं। वो अपने दुख को अंदर ही भोगती है और कभी बोलती नहीं है, परंतु कोमल गांधार में ये विमर्श सामने निकल के आता है कि वो जो 100 पुत्रों की माता है गांधारी, वो अपने 100 पुत्रों को बलि चढ़ा देती है, परंतु उस बात का बदला ले लेती है जो धृतराष्ट्र ने और कौरवों ने उसके साथ किया था कि अंधे के साथ उसका विवाह कर दिया था, क्योंकि कौरव उस समय शक्तिशाली थे और गांधार नरेश जो थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे और गांधारी का विवाह मजबूरन करना पड़ा था। गांधारी पत्नी तो बन जाती है परंतु मां नहीं बनती। पहले की अवधारणाएं या संकल्पनाएं ऐसी होती थी कि मां जो होती है वो बच्चे के साथ छल नहीं करती, परंतु कोमल गांधार में आती है कि वो अपने 100 के 100 पुत्रों को एक एक करके ठिकाने लगवा देती है, परंतु पसीजती नहीं है। ये बात उत्तर आधुनिकतावादी है जो पुराने मूल्यों का विखंडन करता हुआ सामने आता है। ये उत्तर आधुनिकतावादी दर्शन है।
इसी प्रकार का दर्शन हम सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में पाते हैं। और एक का उदाहरण बात करें तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की प्रथम किरण तक की जो कहानी है, उस कहानी में जो राजा है वो पुत्र पैदा नहीं कर सकता, नपुंसक है, और उसकी रानी को, शीलवती को नियोग प्रथा के द्वारा पुत्र पैदा करना है। परंतु शीलवती किसी दूसरे या पराये पुरुष के पास जाने से संकुचाती है। नियम नियोग प्रथा के यह है कि उसे 3 रात सूर्य स्पर्शा, यानी सूर्य के अस्त होने के बाद जाना है और सूर्य के उदय होने से पहले वापस आना है, ऐसा उसको करना है। वो जब हिचकिचाती है तो सेनापति और मंत्री उसको कुछ बातें समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये काम इसलिए नहीं करना है कि ये तुम्हारा काम है, ये राष्ट्र का काम है और राष्ट्र के लिए तुम्हें जाना है। दूसरी बात, तुम उस मातृत्व के लिए जा रही हो, किसी यौन सुख के लिए नहीं जा रही। तुम जब जाओगी और उस परेशानी के दौर में जब तुम शरीर की पीड़ा को महसूस कर रही होगी तो तुम ध्यान करना उस बच्चे के बारे में जो तुमसे बाद में जन्म लेने वाला होगा। उसकी दंतुरित मुस्कान को देखना, उसकी भोली मुस्कान को देखना, उसको याद करना, और वो जो तुम्हारा कुछ देर का जो समय होगा उसको तुम भूल जाओगी। ऐसा कहकर जब शीलवती को भेजा जाता है तो शीलवती जब वापस लौट के आती है और अपना अनुभव जब सुनाती है तो वो कहती है कि मूर्खो, तुमको ये पता ही नहीं है कि पुरुष के साथ जो शयन करना होता है उसका सुख क्या होता है। तुम मुझे जो भेज रहे थे और कह रहे थे कि बच्चे को याद करना है, दंतुरित मुस्कान को याद करना है या पीड़ा होगी, तुम्हें शायद रति सैया के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। और वो उन सारे पुरानी मान्यताओं का यहाँ विखंडन करते हुए कहती है कि तुमको ये जानकर आश्चर्य हो या ना हो, मैं उस जो पराये पुरुष के पास जाकर आई हूँ, मैंने उसको कह दिया है कि वो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करे, तो मुझे पहली बार में बच्चा नहीं होगा, मैं 3 बार ही पूरी बार जाऊँगा, मुझे 2 बार और जाने की व्यवस्था करो। वो शीलवती यहाँ बहुत प्रगल्भ हो जाती है और वो जो संकोच और लज्जा थी उसको छोड़कर, त्याग कर सामने खड़ी हो जाती। ये नाटक भी बनी बनाई मान्यताओं को विखंडित करता है। इस प्रकार उत्तर आधुनिकता यहाँ नजर आती है। ऐसे ही लक्षण सभी साहित्य में पाए जाते हैं। हमें इन लक्षणों को भी देखना है और इस साहित्य को भी समझना है। इस साहित्य के इन नामों को देखना है जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।